फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बुधवार से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुई सर्वदलीय विधायक बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने ली अध्यक्षता। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सीएम से की मुलाकात। बाहा-बोंगा समारोह में आने के लिए किया आमंत्रित। सीएम ने गिरिडीह वासियों को दी शुभकामनाएं। मेयर पद के लिए जमील अख्तर ने बने उम्मीदवार। चार से भरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। मंत्री ने की जमील अख्तर को वोट करने की अपील। चतरा में नगर अध्यक्ष प्रत्याशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन कुमार ने किया घोषणा पत्र। पाकुड़ में चोरी के 19 मोबाइल फोन बरामद। एसपी निधि द्विवेदी ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता कर मोबाइल धारकों को फोन सौंपे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 18 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी दल के विधायक दल नेता शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने बताया कि 23 फरवरी को निकाय चुनाव होना है। उसी दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, पर अब 23 फरवरी को छुट्टी घोषित किया गया है। 23 फरवरी को होने वाली चर्चा अब 21 फरवरी को आयोजित होगी। इसके साथ ही सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। वहीं आजसू विधायक ने बैठक के बाद बताया कि हाथी से होने वाले नुकसान पर चर्चा को लेकर कार्य मंत्रण में तय होगी। को पता है कि विधानसभा 18 तारीख से प्रारंभ है और बीच में होली भी है और होली की एक लंबी छुट्टी है। 23 फरवरी के बाद लगातार फिर कई लंबी छुट्टी उसमें घोषित था। 25-26 तक होगा यहां बजट, और आपने देखा होगा कि वो उसमें अनुपूरक बजट भी आना है। अब अनुपूरक बजट 20 को आना था, 23 को बहस था, 23 को यहाँ नगर निकाय के चुनाव है, जिस कारण नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि नगर निकाय के चुनाव के दिन जब सरकारी छुट्टी घोषित है तो फिर विधानसभा भी बंद रहना चाहिए। लोगों को नगर निकाय में वोट भी डालने, कई विधायकों को, उनके परिवार को, उनके संबंधियों को। तो इसलिए वह जो 23 का बहस है उसे 21 तारीख छुट्टी के दिन जो शनिवार था उस दिन शिफ्ट किया गया है। कार्यसूची में इतना ही परिवर्तन हुआ है। सुचारू ढंग से संचालन के लिए आज सबसे पहले राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में सदन संचालन में जो जो सामग्री का जरूरत होता है सरकार के तरफ से सारे विषयों के बारे में उनको जानकारी दिया गया और साथ साथ यह भी कहा गया कि जो भी सामग्री का आवश्यकता होता है उसको ससमय सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया जाए। दूसरा यह भी विषय आया कि सदन के अंदर में माननीय सदस्यों को सरकार के पास सवाल पूछने का मौलिक अधिकार है, सवाल पूछते हैं और उसी तरह से सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। इस सरकार का जवाब देने के क्रम में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए कि प्रश्न जिस परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे जवाब भी उसी परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। हो गया। और कुछ कुछ ऐसे विषय पर भी चर्चा हुआ कि कुछ लंबित प्रश्न जो विधानसभा सचिवालय से विभिन्न विभागों में गया है जिसका उत्तर आना बहुत जरूरी है और उचित है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उपायुक्त रामनिवास यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने मुख्यमंत्री को मरांग बुरु जुग जोहर 2026 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया है। सीएम ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की है और गिरिडीह वासियों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की है।
रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर रेजिना हंसदा, डॉक्टर रिचर्ड टोपे, माधुरी खलको, रूबी हेम्ब्रम और नोलिना मिंज ने शिष्टाचार भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति दृढ़ विजन के फलस्वरूप राज्य के मेधावी बच्चे विदेशों में झारखंड का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के मेधावी छात्रों से मुलाकात एक सराहनीय पहल साबित हुआ, जिससे राज्य के बच्चों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि 2050 तक इस योजना के माध्यम से अधिक बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान प्राप्त करें और राज्य का मान सम्मान बढ़ाएं। उन्होंने गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए राज्य के आदिवासी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और पीएचडी रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अपील की है। मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के बाद आज प्रदेश के आदिवासी छात्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी सोच है कि झारखंड के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। वर्तमान में प्रतिवर्ष 25 छात्र मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं। चास नगर निगम मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जमील अख्तर को समर्थित उम्मीदवार बनाया है। जमील अख्तर के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चास के भरा पहुंचे, जहां उन्होंने जमील अख्तर को जमीनी नेता बताते हुए एकजुट होकर वोट देने की अपील की है। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में 27% आदिवासियों की आबादी है, जबकि 19% मुस्लिम समुदाय की आबादी है। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं और नेता चुनने के लिए नहीं है, हम संसद और विधायक में वोट देकर लोगों को चुनने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे मेयर के चुनाव हमारे समाज का व्यक्ति जमील अख्तर खड़ा है, सभी को खुलकर उन्हें मतदान करना चाहिए। इसलिए हम हर जगह बोलते भी हैं, आज मैं बोल रहा हूं, अगर 27% यहाँ आदिवासियों की आबादी तो 19% यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी। तो केवल हम लोग वोट देने के लिए नहीं है, एमपी में वोट देते हैं, विधायक में वोट देते हैं, तो कम से कम मेयर चुनाव तो मेरा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है जी? हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। आप बड़े भाई तो हम छोटा भाई। चास नगर निगम चुनाव की मतदान की तिथि एक सप्ताह से कम है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनसंपर्क अभियान में झोंक दी है और जनता से अपने पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी डॉक्टर परिंदा सिंह ने राणा प्रताप नगर और आदर्श कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट अपील कर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। परिंदा सिंह ने कहा है कि जो विकास का वादा कर रहे हैं वो खोखला नजर आ रहा है। जहां जा रही है वही समस्याएं दिख रही हैं। नाली, पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। नगर आदर्श कॉलोनी में आज जनसंपर्क कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ लोगों का स्नेह मिल रहा है। लगातार लोगों की एक ही शिकायत है कि हर जगह पर कचरों का अंबार लगा हुआ है, नालियां सही नहीं है और सबसे बड़ी बात पानी की किल्लत पूरे 3500 वार्ड में दिख रही है। कहीं कहीं तो महिलाओं की आंख से आंसू निकल जा रहे हैं पानी के लिए और वो बार बार कह रही हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप खाली एक वादा करिए कि जीतती हैं तो हमारे घरों तक पानी जाएगा। तो आज के इस युग में अगर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी चास के नगर वासियों को उपलब्ध नहीं है तो लोग जो विकास का कोरा वादा कर रहे हैं वो खोखला नजर आ रहा है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ महिलाएं इसी तरह जुड़ रही हैं कि आप आएंगी तो आशा है कि एक ईमानदार मजबूत नेतृत्व मिलेगा और जल, पानी, नाली, सफाई ये जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। दुमका में नगर निकाय चुनाव के दिलचस्प मुकाबले में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव में दुमका से कुल 19 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें एक महिला प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी समुदाय विशेष को जोड़ने तोड़ने पर लगे हुए हैं।
यह चुनाव दलगत नहीं होने के बावजूद कई प्रत्याशी किसी न किसी राजनीति पार्टी से जुड़े होने का वादा कर रहे हैं। इसी क्रम में मिठाई समोसा बेचने वाले अभिषेक चौरसिया खुद को झुमामो का समर्थन प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं, जबकि झुमामो ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी भी प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है। मुझे पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी से बढ़कर के कोई नहीं होता है। अभिषेक चौरसिया शहर में इतनी गंदगी, लोगों का वाद कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं अभिषेक चौरसिया अगर आवाज उठाता है तो उनको गुस्सा आता है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। अगर जनता के लिए आवाज उठाना पड़े और आवाज उठाता है अभिषेक चौरसिया, लोग विशेला भी बोलता है तो कोई बात नहीं। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी के बीच अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुदेश कुमार उर्फ पंटशु ने कहा कि वे लगातार शहर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले कार्यकाल में वो नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद रह चुके हैं। उस दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर की बुनियादी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता रही है। इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हुए उनका मुख्य उद्देश्य अधूरे कार्य को पूरा करना है। खासकर शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है। इसके तहत वेडिंग जोन का निर्माण किया गया है, जहां फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से शिफ्ट किया जाएगा। सुदेश कुमार ने कहा है कि बाजार क्षेत्र को सुव्यवस्थित कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। हमारा तो मुद्दा किसी प्रकार का कुछ है नहीं। हमारा जो काम जो छूटा हुआ है उस पर हमारा फोकस है। जैसे चतरा शहर में जो भीड़ जो लगी हुई रहती है, उसके लिए है कि हम सब्जी मार्केट बनाए हुए हैं। वो सब्जी मार्केट जो चुनाव नहीं होने के कारण हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सके, और उस कारण से चतरा में आज ऐसी भीड़ की अवस्था बना हुआ है। तो चुनाव जीतने के साथ हमारा पहला ठीक रहेगा कि हम ऐसे जितने भी सब्जी विक्रेता है उनको ऐसे हम सब्जी मार्केट में शिफ्ट करें, और हमारा जो है वेंडिंग जोन वहाँ पर ऐसे उन लोग को जगह दें और चतरा को भीड़ से मुक्त करें। दूसरा, हमारा जो पानी का जो समस्या था वो चतरा शहर में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो पूरे चतरा शहर में हमने पाइपलाइन बिछाने का काम किया, 3 टावर भी लगा दिए, जितना भी फिल्टर मशीन था सब नए कर दिए। फंड नहीं रहने का, कोरोना काल में फंड ऐसे सरकार ऐसे अपनी जगह सीज कर लिए थे फंड को। मैं समझ गया, पंडित का जहाँ अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ पूरे समाज का ही आशीर्वाद है। हमने 2200 वार्ड को घूर के अब देख चुके हैं कि इनके साथ पूरे समाज का जन समर्थन है। चतरानगर नगर पालिका क्षेत्र के नगर अध्यक्ष प्रत्याशी अमन कुमार उर्फ अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर नगर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। घोषणा पत्र में होल्डिंग टैक्स कम करने का वादा किया गया है, जिसे पहली बोर्ड बैठक में लागू करने की बात कही गई है। जिन घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं पहुंच रही है, उनका बकाया पानी शुल्क माफ करने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने प्रत्येक बिजली पोल पर एक पोल एक बल्ब योजना के तहत एलईडी लाइट लगाने और 22 वार्डों में पानी टैंकर जल संकट दूर करने और पूरे साल 265 दिन साफ सफाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मेरे अभिभावक स्वरूप पत्रकार बंधुगण और मेरे प्यारे चतरा शहर के नगरवासी, आप सबों को पता होगा कि 3 साल के विलंब के बाद आज नगर निकाय चुनाव 2026 हमारे चतरा नगर पालिका में होने वाली है, जिसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मैं अमन कुमार, जिनकी बैलेट पेपर क्रमांक संख्या 3 है, चूड़ियां छाप हमें मिला है। आज प्रेस वार्ता के विषय में, बुलाने के विषय में मैं घोषणा पत्र जो हमारा है कि पब्लिक को हमसे क्या चाहिए, नगरवासी को हमसे क्या चाहिए, उम्मीद क्या है नगरवासी को। चेयरमैन अगर अमन कुमार चेयरमैन बनते तो उनसे उम्मीद क्या है, और हमारा घोषणा पत्र है
सबसे पहला है कि होल्डिंग टैक्स कम करेंगे। पहली बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स को कम करेंगे। दूसरा, जिनके घर तक पानी नहीं पहुंच रहा उनका सारा पानी का शुल्क बकाया माफ करेंगे। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी भोलू पासवान ने वार्ड संख्या 16, 17 और 19 के स्थानीय लोगों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद करते हुए क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि चास नगर निगम क्षेत्र में समय पर चुनाव हो जाता है तो आज लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कई राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारे जाने और स्टार प्रचारकों के आगमन पर उन्होंने कहा कि जनता अब इस पर समझ चुकी है। आपको बता दें कि बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी भोलू पासवान ने वार्ड संख्या 16, 17, 19 के स्थानीय लोगों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी। उसके दौरान उन्होंने कहा कि जनता से संवाद करते हुए क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का भरोसा दिया है। यदि चास नगर निगम क्षेत्र में समय पर चुनाव हो जाता तो आज लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कई राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारे जाने और स्टार प्रचारकों के आगमन पर उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। और बिहार कॉलोनी और पटेल नगर में हम लोग जनसंपर्क किए हैं। समस्या अभी तो थोड़ा आया है, इधर चुनाव में होने के कुछ काम बाकी है, उसको इस बार हम लोग पूरा करेंगे। काम में प्राथमिकता इस बार स्मार्ट सिटी बनाने का जो हम लोग का पिछला प्रपोजल था उसको इस बार पूरा करेंगे और चास में जो सुविधा मूलभूत सुविधा है जितना भी उसको पूरा करेंगे। चुनाव फाइनल हो चुका है, चुनाव में और कुछ बचा नहीं है और कोई नहीं है। अब सब आप देखेंगे 27 तारीख को पूरे चास की जनता का ऐतिहासिक जो है कि रिजल्ट होने जा रहा है और चास की जनता का अपना सरकार बनने जा रहा है और चुनाव ऑलमोस्ट जनता का मन से तय हो चुका है। अब कहीं कोई चुनाव में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सब कुछ नहीं। मेरा स्टार प्रचारक आम जनता है, आई घर घर का चुनाव है, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सब जो जितना प्रत्याशी है सब डमी कैंडिडेट है, प्रत्याशी लोग में कुछ है ही नहीं है। लोग में प्रत्याशी का अपना ताकत नहीं है चुनाव लड़ने का, इसीलिए उन लोगों को भाड़ा का आदमी का जुगाड़ करना पड़ा। MPL स्थानीय और विस्थापित हाईवा मालिकों की कार्रवाई समिति के बैनर तले सिंदरी मोड़ स्थित समिति कार्यालय में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि MPL में चलने वाले स्थानीय और विस्थापित हाईवा मालिकों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाईवा मालिकों को समय पर भाड़ा भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही हाईवा का सुचारू परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विधायक ने बताया है कि 6 अप्रैल 2022 को हाईवा संगठन और MPL प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उस बैठक में तय किया गया था कि कोयला परिवहन का कार्य रेल और हाईवा दोनों माध्यमों से संतुलित रूप से किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में उस समझौते का पालन नहीं हो रहा है और अधिकांश कोयले का परिवहन रेल रेक के माध्यम से किया जा रहा है। इससे सैकड़ों स्थानीय हाईवा मालिकों और उनसे जुड़े श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि MPL प्रबंधन पूर्व में हुए समझौते को तत्काल लागू नहीं करता है तो 21 फरवरी की सुबह MPL को खुशरी मोड़ रेलवे ब्रिज संख्या 10 स्थित रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रेल मार्ग से कोयला परिवहन को रोक दिया जाएगा। बाइसन पावर लिमिटेड बनी है यहाँ पर निरसा में, तो स्वाभाविक बात है क्योंकि यहाँ के लोगों की जमीन गई, यहाँ के लोगों को प्रदूषण की बात करना पड़ रहा है, तो लोग जो है रोजगार की भी आशा इस लाइन से करते हैं। लगातार 2010 से अगर 2022 तक देखें तो 3,60,000 टन पर मंथ कोयला की ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पर होती, ऐश की अलग से ट्रांसपोर्टिंग जो होती थी जिसमें लोकल हाईवा काफी चलते और लोकल लोगों के रोजगार होती। लेकिन जब से रेलवे बनी है लगातार ये देखा जा रहा है कि रेलवे के द्वारा
तेजी बोर एक करके कोयला आ रही है, लेकिन यहाँ के लोकल जो हाईवा को परिचालन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पाकुड़ में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामले में पुलिस की सक्रियता रंग ला रही है। प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत पाकुड़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 19 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। एसपी निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे। वहीं एसपी ने बताया कि जनवरी में शुरू हुए इस अभियान का मकसद तकनीकी ट्रैकिंग के जरिए चोरी गुम मोबाइल को जल्द से जल्द असली मालिक तक पहुंचाना है। इससे पहले 7 जनवरी को 5 मोबाइल बरामद कर लौटाए गए। ताजा कार्रवाई में महेशपुर, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़िया और मुसफल थाना क्षेत्रों से मोबाइल रिकवर किए गए। एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि तकनीकी शाखा और सीसीटीएनएस टीम की मदद से मोबाइल ट्रैकिंग तेज की गई और अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। मोबाइल वापस पाकर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। मेरा गांव है उदयपुर, पाकुड़िया थाना से यहाँ पाकुड़ आए हैं। एसपी का मतलब मेरा मोबाइल गुम हो गया था। गुम होने के बावजूद हम थाना में कंप्लेन किए थे, तो थाना फरवरी थाना बड़ा बाबू साहब उसने मोबाइल को दिलवा दिया, मरम्मत किया। फिर एसपी मैडम के हाथ से मेरे को दिलवा दिया। अभी बेहतर बोलेंगे कि अपना बहुत खुशी लग रहा है और झारखंड पुलिस जितना भी है सैनिक वो अपना काम बहुत निष्ठा और ईमानदार से काम किए हैं, इसलिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग को विदित है कि जनवरी माह में भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिवाइस जो हम लोगों ने पाकुड़ जिला में शुरू किया है, सभी जिलों ने इस दिशा में प्रयास किया है। जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल फोन्स हैं उनको ट्रैक करके उनके लेजिटिमेट ओनर्स तक पहुंचाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था। जनवरी माह में भी प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत हमने 5 मोबाइल्स वापस किए थे। उस समय हम कम समय में हम लोग 5 ही कर पाए थे। उसी कड़ी में फरवरी माह में हम सभी थानों को मिलाकर 19 मोबाइल फोन्स आज रिटर्न कर रहे हैं उनके ओनर्स को। और ये जो मुहिम है हमारी वो और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अगले हर महीने हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल्स हैं उनको वापस किया जाए। आज टोटल 19 चोरी गुमशुदा हुए मोबाइलों को उनके धारकों तक हम लोग पहुंचाए। जामताड़ा से अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जामताड़ा के पंजनिया पंचायत के बाड़ीडीह घाट से रोजाना लाखों रुपए की बालू बाहर भेजी जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। मामला जामताड़ा जिले के पंजनिया पंचायत स्थित बाड़ीडीह घाट का है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से रोजाना लगभग 20 से 30 लाख रुपए की बालू नाव के जरिए अवैध रूप से उठाकर धनबाद के माफिया ले जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बालू, कोयला और पत्थर सरकार के अधीन आते हैं। इसके बावजूद खुलेआम सीमा क्षेत्र में खनिज संपदा की लूट हो रही है। इससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय ग्रामीण अकबर अंसारी, सनाउल अंसारी सहित सैकड़ों लोगों ने घाट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि जहां से बालू उठाव हो रहे हैं वहां जामताड़ा की सीमा है और इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ पंचायत में जो नदी घाट है, बाड़ीडीह घाट है, 3-4 जैसे घाट है जहाँ जो बालू आए दिन लगभग 20 से 30 लाख रुपया का बालू, जामताड़ा का बालू धनबाद का माफिया लोग लेके चले जाते हैं। जो कि कोयला, पत्थर, बालू जो भी है वो सरकार के अधीन में आते हैं और यहाँ के प्रशासन जो है मौन है। हम सरकार और जिला प्रशासन को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये जामताड़ा का खजाना, यहाँ जामताड़ा का बालू जो बाहर लूट करके चले जा रहे हैं, धनबाद के लोग लूट करके चले जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए ताकि हमारा जामताड़ा का खनिज हमारे जामताड़ा के जनता की बेच रहे हैं। और खास करके जो बालू नहीं चल रहा है सब धनबाद लेके चले जा रहे हैं। इसके कारण आज हमारे पंचायत में जो अबू आवास बन रहा है उसको बालू को नहीं मिल रहा है। जो यहाँ का बालू है हम लोग को अबू आवास के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ का 8-10 लड़का मिल करके 500 करके नाव ले करके 150 नाव चलाता है, धनबाद जिला में बालू बेचता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को मारने के लिए ये लोग रेडी रहता है।
जामताड़ा जिले के अंतर्गत करमाटांड थाना क्षेत्र के करमाटांड बस्ती में एक आदमी को बच्चे चोरी करने के आरोप में उसे शक के माध्यम से पकड़ा गया। व्यक्ति सही से अपना नाम पता नहीं बताने के कारण लोगों को और ज्यादा उस पर शक हुआ, जिसके चलते बस्ती के लोगों ने उसको पकड़कर उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से बैग में 2 चाकू, एक कुल्हाड़ी, एक ग्लव समेत कई चीज बरामद हुई। इसके चलते लोगों ने पुलिस ने घटना की सूचना दी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।